नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में मैंने आज कोई और विषय महत्वपूर्ण माना ही नहीं सिवाय इस विषय पर कि करीब करीब आधे भारत का चुनाव हो चुका है। 3 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका, अब कुछ चरणों का चुनाव रह गया है। 7 चरण में चुनाव होना है। महत्वपूर्ण राज्य निपट चुके, प्रधानमंत्री का गृहराज गुजरात निपट चुका, राजस्थान निपट चुका, उत्तर प्रदेश का बहुत सारा भाग निपट चुका। उसके बावजूद यह बात समझ में नहीं आ रहा है कि लगातार मत प्रतिशत में गिरावट क्यों हो रहा है। मैं जो कुछ एक टीवी चैनलों पर बैठता हूं, उसमें भी इस विषय पर विश्लेषण दिखाए गए, लेकिन आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाता, बताता या सुनाता हूं जो या तो कहीं और होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। मैं जिस बात को रख रहा हूं ये किसी चैनल वाले नहीं रखने दिए या नहीं रखते हैं, इसलिए मैंने अपने चैनल पर रखा है। बात कारणों की। पहले ये कहा जाता था कि अगर चुनाव में मत प्रतिशत अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है, मतलब वर्तमान सरकार को बदलने के लिए लोगों ने घरों से बाहर निकलना उचित समझा और कहा कि भाई यही कहीं प्रदेश सरकार को बदलो। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जब से आए हैं राजनीति में, केंद्र के राजनीति में, तब से वो विश्वास सूत्रों से पता चला, हमारे स्रोत बता रहे हैं, यह सब चीजें खत्म हो गई। राजनीतिक पंडितों का अनुमान धरा का धरा रह गया, कोई भी अनुमान सही नहीं हो रहा है। मतलब नरेंद्र मोदी को अंदाज लगाना, उनके बातों का अनुमान लगाना अब किसी के बस की बात रहा नहीं। तो इसमें भी वही बात लागू हुआ। मतलब 14 से 19 में मत प्रतिशत बढ़ेगी, तो नरेंद्र मोदी रिपीट किए। तो वो जो पहले का परंपरा था कि अगर भाई मत प्रतिशत बढ़ रहा है तो सरकार बदलने की बात हो रही है, वो तो गलत साबित हो गई। तो अब जो मत प्रतिशत डाउन हो रही है उसका क्या? कुछ लोग कह रहे कि गर्मी है, तो गर्मी तो 14 में भी थी, 19 में भी थी, क्योंकि तब भी मई में ही चुनाव था, अप्रैल मई में। उस वक्त अप्रैल मई में तो कोई बरसात या जाड़े का कोई सीन था नहीं। अप्रैल मई में भारत में जाड़ा कहीं होता ही नहीं है। जहां जाड़ा होता होगा वहां होता होगा। मतलब सेम सीन था 19 में भी, 14 में भी। तो गर्मी को बहाना ना बनाया जाए। तो दूसरा कारण है कि भाई क्या करें, मोदी के विरुद्ध में क्यों नहीं है। तो जब मोदी के विरुद्ध में कोई नहीं है तो मोदी के लोग कहां हैं? भाई मोदी के लोगों को तो आना चाहिए ना, क्योंकि अब की बार 400 पार का नारा मोदी ने दिया है, तो 400 पार तो घर में बैठ के होगा नहीं। 400 पार के लिए कि आपको तो 4 गुना जोर जोर से आना पड़ेगा, तब तो आपको 70% मतदान करना चाहिए ना भाई, 400 पार करना है। तो मैंने 2-3 चीजें अंदाज लगाया। यह मेरी आशंका है, कोई जरूर नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सर्वात सत्य है। भगवान शिव का दिया वरदान मेरे ऊपर नहीं है, और ना ही मैं जो कह रहा हूं एकदम सत्य है। भाई मैं किसी का मन पढ़ लिया हूं, ये भी नहीं है। मैं अंदाज लगाता हूं, सामाजिक आदमी हूं, चीजों को समझने की सलाहियत रखता हूं, थोड़ी बहुत समझ लेता हूं। कितना समझता हूं मैं कह नहीं पाता हूं, तो आपके आशीर्वाद बताएंगे, आपके विचार बताएंगे, और उस पर आपकी स्वीकृति बताएगी कि हाँ भाई राकेश जो कह रहा है ये ठीक है, ठीक हो सकता है या गलत है। देखिए, चुनाव में 2 लोग लड़ते हैं, पक्ष और विपक्ष। निष्पक्ष कोई होता नहीं। निष्पक्ष लोग चुनाव चुन जाने के बाद होते हैं। चुन जाने के बाद 3 तरह के लोग हो जाते हैं। एक पक्ष का होता है, एक विपक्ष का होता है, और एक निष्पक्ष का, वो कहीं का नहीं होता है। लेकिन चुनाव में जो आता है वो सब एक दूसरे को नीचा दिखा करके, अपनी नीति को आगे बता करके, अपने को बड़ा बना करके चुनाव में जीतने की प्रयास करता है। उसका उद्देश्य भी यही है राजनीतिक की वो जीते, यहीं पर के जनता को लुभा करके जो भी कारण। तो विपक्ष है नहीं, क्योंकि विपक्ष के जितने शीर्षस्थ नेता हैं
वो या तो चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं या दिखावे के लड़ रहे हैं। बात करते हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस। कांग्रेस की सर्वमान्य नेता सोनिया गांधी चुनाव प्रचार में भी कहीं नहीं है और चुनाव में भी नहीं है। उन्होंने एक सुरक्षित राज्यसभा का सीट राजस्थान से चुना और वो राज्यसभा के मेंबर है, लोकसभा में लड़ी नहीं रही। अपने सीट पर अपने पुत्र को लड़ा दी। उनकी पुत्री जो उनके बाद प्रभावी नेता है उनको लड़ने नहीं दिया। मतलब उनको अभी तक हिम्मत नहीं हो पा रहा है कि हम जनता का सामना करें, उनका आशीर्वाद लें और लोगों को बताएं कि पोटेंशियल मेरे में है या लोगों ने आशीर्वाद दिया है। या हो सकता है सोनिया गांधी ने उनको पोटेंशियल साबित करने का मौका नहीं दिया हो, क्योंकि अगर उनका पोटेंशियल साबित हो जाएगा तो उनके बेटे का क्या होगा। क्योंकि पुत्र मोह पर तो महाभारत हो गया, आप लोगों को पता ही होगा, ये वही भारत है। अब सोनिया गांधी बेशक भारतीय मूल की ना हो बट भारत में रह तो रही है, क्योंकि वो 20-25 साल के रही होंगी तो उनका शादी हो गया होगा और 25 से ज्यादा साल तक तो वो भारत में बिता दी। मतलब भारत में रहने का जो समय है वो ज्यादा हो गया, तो भारत की संस्कृति, भारतीय सभ्यता को अंगीकार कर लिया। साड़ी पहनती है बेचकाए दो, जींस टी शर्ट पहनते तो उनको किसी ने नहीं देखा है, सूट सलवार पहनती है तो भारत की कई महिलाएं पहनती हैं। हमारे देश के बहुत से ऐसे भूभाग में ऑफिशियली लोग सूट सलवार पहनते हैं। अब तो हमारे गांव की औरतें भी पहनने लगी, मतलब भारतीय प्रधान हो गया आप सूट सलवार, तो सोच भी भारतीय हो गया होगा। क्योंकि अभी भी बेटा तो सबसे बड़ा ही है, महत्व ही है सभी के लिए, और खासतौर से औरतों के लिए तो बेटा ही है। पिता के लिए हो सकता है बेटी बेटा में फर्क ना हो या वो बेटी को ज्यादा मानता हो, लेकिन माता के लिए तो बेटा ही है पहला। वो बेटे से नफरत नहीं करेगी, लेकिन पहला बेटा दूसरा बेटी, और पिता के लिए पहली बेटी बाद में बेटा। नफरत बेशक वो दोनों से ना करे, संस्कृति हमारी यही है। तो सोनिया गांधी उस संस्कृति को वैसे प्रियंका गांधी को ना आने दे रही है, तो उदासीनता तो ही है। मुलायम सिंह जी अब रहे नहीं, अखिलेश यादव अंतिम दिन मजबूरी में चुनाव मैदान में आ गए, नहीं तो वो भी नहीं लड़ रहे थे। उन्होंने सीट अपने परिवार में बांट दिया था, लेकिन पारिवारिक कलेश को ठंडा करने के लिए उनको खुद आना पड़ा। मायावती जी आराम फरमा रही हैं। मायावती जी ने चुनाव में बढ़ती सक्रियता को देखते हुए आकाश को पताल पर ले दिया। आकाश में उड़ रहा था, बोला पताल पर जमीन पा। अभी मेरे कई केस खुले हैं और कई केस खुल जाएंगे, मैं बढ़ोतरी में जेल जाना नहीं चाहती। तो उन्होंने धड़म से आकाश को पताल में भेज दिया। और भी कई हैं जो सक्रिय ने, लालू प्रसाद बूढ़े ही हो गए, अब सिर्फ जब चोंच खोलते हैं तो कुछ बवाल बोल देते हैं। सक्रिय फिर भी नहीं है वो अपने बेटी के लिए जरूर छपरा में कुछ बैठे बैठे गाड़ी में लोगों से कह रहे थे, तो वो एक जगह से क्या होगा। लालू प्रसाद फाइटर आदमी देश भर में चलते थे और उनका मांग डिमांड भी पड़ा, डिमांड में रहते थे, क्योंकि जहां जाते थे वहां कॉमेडी कलाकार की जरूरत नहीं होती थी। राजनीतिक रूप में जो हास्य कलाकार का वैकुंठ था इस देश में, वो लालू प्रसाद यादव ने भर दिया था और उससे 30 साल तक राज भी किए। तो विपक्ष में कोई है नहीं, तो जब विपक्ष में कोई नहीं है तो विपक्ष का मतदाता उदासीन है, कहां जाए और क्यों जाए। तो सत्ता पक्ष वाले कहां हैं, सब चाहे आज इसी पर है। तो सत्ता पक्ष में भी अब कोई नेता कहां है। जितने कदावर नेता थे नरेंद्र मोदी ने उन सबके पर कतर दी है। अब वो सब बिना पंखे फड़फड़ा रहे हैं। शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी का काम ही आज बोल रहे हैं, और नरेंद्र मोदी अगर किसी चुनाव में सबसे पहले कोई अपनी काम गिनाते हैं तो वो सड़कों की गिनाते हैं, और वो सड़क नरेंद्र मोदी ने, नितिन गडकरी ने बनाया है। और नितिन गडकरी का प्रयास है कि इतनी सड़क की जाल हमारे देश में और सुगम यातायात हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिका धनी इसलिए नहीं है कि उसके पास पैसा है, अमेरिका धनी इसलिए कि उसके पास सड़कें बढ़िया है। भारत में भी अब होने वाला है, सुगम यातायात है। क्योंकि जिस दिन से यातायात सुगम हुआ है, मैं बलिया अपने कार से जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि रेल में जाने से टिकट करना, लेना, फिर उधर से आना, जब तक तो मैं अपने गाड़ी से पहले पहुंच जाऊंगा। थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा लेकिन आरामदायक है, अपने हाथ में स्टीयरिंग है। नितिन गडकरी कहीं नहीं है। उनको तो शिवसेना ने ऑफर भी कर दिया था कि मेरे पार्टी से लड़िए, लेकिन बाद में उनका नाम अनाउंस हो गया। खैर होना ही था उनका नाम तो, लेकिन उनके नाम अनाउंस के अलावा और कहीं नहीं। मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो पावरफुल बॉडी है,
कार्य परिषद, कार्य समिति, चुनाव समिति, इन सब में कहीं नितिन गडकरी नहीं है। मतलब नितिन गडकरी की स्थिति मुझे जैसा, मान लो अगर मैं भाजपा में होता और जो मेरी हैसियत होती साधारण कार्यकर्ता की, उससे भी साधारण। राजनाथ सिंह की बात करते हैं तो राजनाथ सिंह की स्थिति यह है कि उनके वजह से उनका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वोट से जीतने वाला बेटा और लगातार जीतते रहने वाला बेटा भी मंत्री नहीं बन पा रहा है। तो राजनाथ और राजनाथ के परिवार की क्या औकात है भाजपा राजनीति में, यह दिख रहा है। वो कहीं नहीं है। अब वो स्वभाव से राजनाथ सिंह ब्लैक किड कमांडो लेके घूमते रहते हैं, थोड़ा नखड़ा उखड़ा मारते रहते, तो लोगों को लगता है कि बड़ा भीड़ भाड़ में अंदर से खाली है। राजनीतिक रूप से उनको शून्य कर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को लोग पूछ रहे हैं कि भाई इनको मुख्यमंत्री से काहे हटाया, कोई एंटी इनकम्बेंसी तो इनका नाम की थी नहीं, तो इनको अब एमपी बना के क्या करोगे? केंद्रीय मंत्री बनाओगे कि प्रधानमंत्री बनाओगे? राष्ट्रपति बनने के लिए तो एमपी होने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चा है तो उसके लिए भी एमपी की क्या जरूरत है भाई? वो तो मुख्यमंत्री बन के भी बन सकते थे। कई मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व निभाया है। उनका दोस्त लोग पूछ रहे हैं कि भाई उनको काहे कर दिया। राजस्थान में मैडम सिंधिया का हाल जो हुआ है वो आप देख रहे हैं। मैडम सिंधिया, अगर राजनाथ सिंह नहीं जाते तो मैडम सिंधिया कुछ भी निर्णय ले सकती थी, लेकिन मैडम सिंधिया का हाल वो उम्माभारती वाला होने वाला है। मतलब इतने कदावर नेताओं का जो पर कतर दिया गया है, और मनमानी ढंग से जब मर्जी आया सुबह उठे और फोन किए कि भाई सुनो आप मुख्यमंत्री पद से हटो। यह गुजरात से शुरू हुआ, उत्तराखंड में, हरियाणा में अंत में हुआ। हरियाणा में स्थिति इतनी भयावह है कि हरियाणा के विधायकों को पता है कि हमारा दल बदल करने, पार्टी के समर्थन वापस लेने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के पास 6 महीने तक का बहुमत है और 6 महीने के बाद चुनाव हो जाने वाला है। 6 महीने के बाद 6 महीने के कार्यकाल नहीं रहेगी तो चुनाव का कोई मतलब नहीं बनता। यही सरकार काम करेगी। फिर भी 3 लोगों ने वहां पर बगावत कर दिया, टीवी में आकर के बोले कि मैं नाराज हूं सरकार से। उनके नाराजगी का सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगी। मतलब आप विरोध की सोच कहां तक गई है, और ये जो फटाफट बदलने वाली जो सोच है वो कहां तक कारगर हो रही है, इस बात को समझिए। कारण यह है कि खट्टर साहब भी कोई राजनीतिक हैसियत वाले आदमी नहीं थे, लेकिन मोदी का अनुकंपा और कृपा पात्र की वजह से हरियाणा के विधायकों ने उनको बर्दाश्त कर लिया था। लेकिन जो सैनी है उसको मैंने देखा हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक ओएसडी होता था मेरे बलिया का, कोई हैसियत नहीं थी, ओएसडी था, साधारण बच्चा। उसके सामने चिरौरी करते इसको मैंने देखा है, बाहर घंटों इंतजार करते देखा है। और इसको क्या कहूं मैं, कैसे वो बात करता था। तो जब एक साधारण सा ओएसडी जो बनाया गया, ये सब नहीं था, वो राजनीतिक कार्यकर्ता था, खट्टर साहब को अच्छा लगा, उसको उसने ओएसडी बना दिया। वो इसको जिस तरह से हैंडल कर रहा था, और वो आदमी को आप मुख्यमंत्री बना दिया, तो विधायक इसको क्या समझेंगे? औकात ही नहीं इसकी। यही वजह है कि उनको लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो अपनी औकात तो बताना चाहते हैं और आपकी औकात बताना चाहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। तो नरेंद्र मोदी को इन विषय पर विचार करना पड़ेगा। खासतौर से हरियाणा के जो एपिसोड हुआ है, उन नरेंद्र मोदी को सोचने पर मजबूर किया है कि नहीं, मुझे कर दिया है। क्योंकि गणित का ज्ञान मुझे है और विधायकों को भी होगा। वो विधानसभा में गए हैं तो इतनी कानून तो जान ही गए होंगे कि भाई 6 महीना से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता, ये कानून है। और अभी विश्वास प्रस्ताव पास किया इस सरकार ने। और जब 6 महीना का उनका विश्वास का कार्यकाल पूरा होगा, उसके बाद अगर 6 महीना का कार्यकाल रहता है तो चुनाव, सरकार नहीं गिरती, चुनाव ही होता है। तो मतलब इस सरकार को कोई खतरा नहीं है, ये सरकार अपनी पूरी कार्यकाल निभाएगी। तो फिर इन विधायकों ने बेमतलब अपना दुश्मनी मोल क्यों, अपना दुश्मनी सार्वजनिक हो गया, क्या फायदा हुआ? वो सरकार में होते तो कुछ काम कराते, कुछ लाभ कराते, क्षेत्र का काम कराते, खुद का काम कराते, कुछ जिस काम के लिए आए वो करते। लेकिन यह सब के ऊपर अगर उन्होंने कोई बहुत बड़ी चीज देखी होगी तभी तो विरोध किए। वो चीज उनको ये लगी होगी, या तो किसी ने उनको मोटा लालच दिया होगा, या फिर मुख्यमंत्री की औकात बताए होंगे कि भाई तेरी औकात हमारे सामने बैठे नहीं, तू मुख्यमंत्री बन गया। मोदी को इस पर विचार करना पड़ेगा कि अपने लोगों को उनसे ज्यादा कीमत देने वाला भी मार्केट में सेट आ गया है क्या, ये चिंता करना पड़ेगा। अमित शाह कहाँ है? क्योंकि कहा ये जाता था कि अमित शाह जहाँ जाते हैं वहां कोई और जा ही नहीं पाता, क्योंकि अमित शाह जहां से शुरू करते हैं वही लोग तो पहुंच ही नहीं पाते। और अगर राजनीतिक हैसियत की बात है तो नरेंद्र मोदी जिस आदमी को अपना हैसियत दिए हुए हैं, अब उनके हैसियत के सामने उनकी हैसियत कुछ नहीं बन रही है, विचार करना पड़ेगा।
तो कहीं देश का मतदाता ये सब सोच के उदासीन है क्या? क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत जगह पर या देश में बहुत जगह पर नितिन गडकरी के फॉलोअर है। नितिन गडकरी जब अध्यक्ष थे तो एक बार मुझे राष्ट्रीय कार्यालय में जाने का मौका मिला। हालांकि मैं कई बार गया हूँ, एक बार नहीं, मतलब उनके दौरान। तो हम लोग तो सामाजिक लोग हैं, टहलते रहते हैं। हमारे लिए तो भाजपा कोई हमारी पार्टी ऑफिस है नहीं, ना ही कांग्रेस हमारी पार्टी ऑफिस है। हम तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पत्रकार है, खबरों को लेने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए पार्टी के ऑफिस में आते जाते रहते हैं। हम टहलते रहते हैं और हमें कोई रोकता नहीं है। एक चीज मैंने नितिन गडकरी के ऑफिस में देखा था, आपको बता देता हूँ। नितिन गडकरी के ऑफिस में पहली बार यह हुआ था कि अगर आप तमिल में चिट्ठी लिखे हैं तो आपको तमिल में जवाब मिलेगा, आप कन्नड़ में चिट्ठी लिखे तो आपको कन्नड़ में जवाब मिलेगा, मलयालम में लिखे तो मलयालम में जवाब मिलेगा, आप भोजपुरी में लिखे तो आपको भोजपुरी में जवाब मिलेगा। यह मैंने उनके स्टाफ से पूछा, बोला ये अध्यक्ष जी का आदेश है, जो आदमी जिस भाषा में पत्रचार करता है उसको उसी भाषा में जवाब दो, उसके लिए आदमी बढ़ाओ। पार्टी ऑफिस में पैसे की कमी थोड़ी है। आप सोच लीजिए कि अगर मैं तमिलियन हूं और तमिल में लिखा हूं और मेरे को तमिल में जवाब मिलेगा, मैं कितना खुश होऊंगा। गडकरी ने पहले शुरू किया था, मुझे मालूम नहीं है कि जेपी नड्डा के टाइम में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं इधर गया नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी का अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी ऑफिस में वही कांग्रेस वाली स्थिति हो गई है। आज मोदी जी आने वाले हैं, आज नहीं आएंगे, आज नड्डा जी आने वाले हैं, आप नहीं जाएंगे, वाला सीन हो गया है। जैसे कांग्रेस होता तो मैंने फेसबुक कहा था कि भाई राहुल गांधी आते हैं तो पार्टी ऑफिस में कोई नहीं जाता। ऐसा सीन ना हो कि लोग आवे ना और आपको बुलाना पड़े। और कांग्रेस में हो गई है, भाजपा में भी होने वाली है, क्योंकि कोई बलिया से चल के आएगा, पता चलेगा नहीं आज मोदी जी आए नहीं जा सकते, तो फिर तो स्थिति खराब हो जाएगी। मैं तब भी कहा था कि राहुल गांधी अपने घर मीटिंग ले, कम से कम आम लोग जाए। अभी भी कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी अपने घर में मीटिंग ले, उनके पास इतना बड़ा है, और जगह ले, विज्ञान भवन में ले, हैदराबाद हाउस में ले, 1000 जगह है उनके लिए। पार्टी ऑफिस ना है, क्योंकि आम लोगों का ऑफिस है। और अगर आए तो लोगों को भाई जो आना चाहे वो आना चाहे, हमारे उसी का मतलब है। तो नितिन गडकरी की जानने वाले अभी जानेंगे कि नितिन गडकरी कहीं नहीं है तो उनको तकलीफ होगा। वही शिवराज सिंह चौहान के लोग हैं, शिवराज चौहान के नाम पर लोग खींचे चले आते थे। अब लोग समझ गया शिवराज जी तो एक एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां वाला लोग खींच रहे, बाकी लोग उदासीन। वही आज मैडम सिंधिया का राजस्थान में होगा, उनके लोग बाहर ही नहीं निकल रहे होंगे जान के कि मैडम का तो ऐसी हाल खराब है, हम जाके क्या करें। कहीं मत प्रतिशत गिरने का कारण यह तो नहीं है, क्योंकि मैं एक साधारण आदमी हूं। मुझे ना तो राजनाथ से मतलब है, ना सिंधिया से मतलब है, ना शिवराज से मतलब है, ना गडकरी से मतलब है। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूं कि यार इन लोगों के साथ ठीक नहीं हुआ, तो उनके और लोग मेरे जैसे सोचने वाले होंगे ना, तो वो कहेंगे या फिर मैं वोट क्यों दूं। कहीं मत गिरने का कारण यह तो नहीं है। और अगर यही कारण है तो फिर अब की बार 400 पार कैसे, क्योंकि 400 पार करने वाले लोग तो उदासीन होकर घर में बैठे। विचार आप जरूर करिएगा, मैंने विचार करके ये बात रखा है। अगर आपको लगता है कि शायद यही कारण है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई और कारण है तो मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं आपके कारणों को स्वीकार कर लूंगा। ये समझूंगा कि शायद मैं गलत बोल गया और मेरी असेसमेंट गलत है, लेकिन कहिएगा जरूर कुछ, हाँ या ना, गलत या सही, क्योंकि आपका मार्गदर्शन ही मेरा पारितोषिक है और आपके सुझाव मेरा हौसला अफजाई का कारण बनता है। और मेरा हौसला बना रहे और मैं रोज एक नई मुद्दा लेकर के आपके पास आऊं और आपका आशीर्वाद पाऊं। इन्हीं उम्मीदों, इन्हीं मनोकामना के साथ मैं राकेश परमार आपको सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।